हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर आपका स्वागत है। तो सभी साथियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये भी कक्षा 10th का जैव प्रक्रम अध्याय 6 का है और इस टॉपिक का नाम है रक्त। ये रक्त है जो हमारे शरीर के अंदर हमेशा बहता रहता है, जिसको हम ब्लड भी कहते हैं। और वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर अनावश्यक रूप से बन गए हैं, जो आवश्यक नहीं है, ऐसे पदार्थों का परिवहन करता रहता है। तो आज हम इस ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड को सबसे पता है, सबको पता है कि ब्लड को क्या बोलते हैं? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मतलब ब्लड एक प्रकार का, इस प्रकार का तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के अंगों और विभिन्न प्रकार के ऊतकों या कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है। उन सभी ऊतकों कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। तो रक्त उन सबको आपस में क्या रखता है? जोड़े रखता है। इसलिए हम रक्त को बोलते हैं एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त की बात करें तो रक्त के अंदर एक तरल माध्यम होता है। तरल माध्यम जो बहने की प्रवृत्ति, पानी जैसा एक तरल माध्यम होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेज्मा। क्या बोलते हैं? प्लेज्मा। और इसके अंदर कोशिकाएं निलंबित रहती हैं, जिसमें रक्त के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्त के अंदर होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये सारी कोशिकाएं रक्त के अंदर निलंबन के रूप में रहती हैं। अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त का स्वाद की बात करें तो रक्त का स्वाद नमकीन होता है। कैसा होता है? हल्का नमकीन जैसा स्वाद होता है रक्त का। रक्त एक अपारदर्शी होता है। रक्त एक अपारदर्शी माध्यम, रक्त के हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें धमनियों के अंदर, जो हमारे शरीर में सबसे ऊपर जो रेड दिखती है, ऊपर तो जैसे ब्लू कलर की दिखती है, जैसे इसके नीचे जो रेड दिखती है, जिसको हम धमनियां कहते हैं। तो धमनियों के अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब धमनियों के अंदर ऐसा रक्त बहता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, CO2 की मात्रा क्या है? कम है। ऐसे रक्त को बोलते हैं ऑक्सीजनेट रक्त। इसके कारण धमनियों कैसे रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की। इसी के बाद हमारे शरीर के अंदर जो ऊपर ब्लू रंग की नसें दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं शिराएं। इसको हम क्या बोलते हैं? शिराएं। और शिराओं में क्या है? CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अतः इस प्रकार के रक्त को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेट रक्त। और इस प्रकार से हमारी शिराओं का रंग कैसा देता है? बैंगनी जैसा दिखता है। अगर हम रक्त की pH की बात करें तो रक्त का pH 7.3 से 7.4 के बीच होता है। आप सभी को पता है जिसका pH 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। इसका मान कितना है? 7 से अधिक है। इसका मतलब ये हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगर हम एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? तो कोई भी मनुष्य, उसके बाहर का लगभग 7 से 9%, कोई भी मनुष्य का उसके बाहर का 7 से 9% उसके अंदर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य की एवरेज बात करें तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब हम बात करें कि प्लाज्मा करता क्या है? हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा जो रक्त है वो किन पदार्थों का परिवहन करता है? ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा मुख्य रूप से भोजन, जो हमने पाचन के दौरान जितना भी भोजन को हमने सरल पदार्थों में बदला है, कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे हमने ग्लूकोज में बदल दिया, अमीनो में बदल दिया, प्रोटीन को, वैसे ही वसा को वसी अम्ल में बदल चुके हैं। तो ऐसे पदार्थ जो सरल पदार्थों में बदल चुके हैं, अब उसका अवशोषण होने के बाद वो रक्त के अंदर तो चले गए। तो उस रक्त को अंदर चले जाने के बाद उस भोजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। इसी प्रकार हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है ग्लूकोज के अपघटन में। तो जो CO2 उत्पन्न होती है, उस CO2 का परिवहन भी प्लाज्मा करता है। ये प्लाज्मा CO2 का परिवहन घुलित अवस्था में करता है, विलीन अवस्था के अंदर करता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन वर्जीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन वर्जीय पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे जो हमारे शरीर के अंदर बन चुके हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी प्लाज्मा करता है। वो सारा इन पदार्थों का परिवहन कैसे करता है? विलीन रूप से। विलीन रूप से मतलब
गुलित अवस्था के अंदर करता है। वो सारे उस प्लाज्मा के अंदर घुले हुए होते हैं, उस अवस्था के अंदर उनका परिवहन करता है। तो ये CO2 का परिवहन तो प्लाज्मा कर देता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन RBC करती हैं। सभी को पता है रक्त के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से अगर हम RBC की बात करें तो RBC हमारे इस ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और RBC के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही होता है। इस हीमोग्लोबिन के साथ इस ऑक्सीजन की बंधुता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और इसके साथ ही इसका परिवहन होता है। जैसे ही फेफड़ों के पास रक्त आता है तो वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और उस ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य ये RBC, ये हीमोग्लोबिन करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर है, उस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न प्रकार के अंगों तक, विभिन्न प्रकार के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं और वाहिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, जिसके अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। एक होती है शिराएं, जिसके अंदर कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये शिराएं और धमनियां ही होती हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक रक्त पहुंचाती हैं और वहां से अशुद्ध रक्त को वापस लाती हैं। तो इन सभी को हृदय से क्या किया जाता है? पंपित किया जाता है। हृदय से पंपित किया जाता है ताकि सारा रुधिर सभी कोशिकाओं और अंगों तक पहुंच जाए। तो हमारा हृदय होता है जहां से रुधिर को पंपित किया जाता है ताकि रक्त कहाँ पहुंच जाए? सभी अंगों ऊतकों तक पहुंच जाए। और नलिकाओं का परिपथ होता है, उसके माध्यम से ही इन सभी का परिवहन होता है। और नलिकाएं होती हैं धमनी और शिराएं। और धमनी के अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। और इस रक्त के साथ भोजन है, लवण है, जो भी हमारे की कोशिकाओं में ऊर्जा बढ़ाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, उन सब का परिवहन रक्त करता है। रक्त के अंदर जो भोजन व लवण इस प्रकार के पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा करता है, ठीक है ना। ये प्लाज्मा जो हमारे भोजन के अंदर भोजन है, CO2 है, नाइट्रोजन वर्जीय पदार्थ, उन सब का परिवहन करता है। जबकि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये RBC करती है। RBC के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो इस हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब हम बात करते हैं WBC, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। RBC को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। तो RBC और WBC को पता है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। WBC क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगाणु हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोग फैलाने का काम कर रहे हैं। उन सारे बाहर से आने वाले जीवाणु, कीटाणु जो हमारे अंदर रोगाणु फैलाने का काम करते हैं, उन सबको नष्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं लसिका। लसिका क्या होती है? लसिका को हम लसिका या लसिका उत्तक या तरल उत्तक भी कहते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन व रुधिर कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? लसिका के अंदर क्या होता है? लसिका के अंदर प्लाज्मा होता है, लसिका के अंदर प्रोटीन होता है और लसिका के अंदर रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं कौन सी होती हैं? RBC, WBC। तो इसके अंदर RBC तो होती नहीं है, लसिका के अंदर RBC होती नहीं है। लसिका के अंदर कौन सी कोशिका होती है? WBC कोशिका होती है। और क्या है? लसिका के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि लसिका के अंदर O2 की मात्रा कम होती है। लसिका होता क्या है? लसिका जो हमारी कोशिकाएं हैं या छोटी छोटी जो धमनिकाएं, जो छोटी, बहुत छोटी होती है, उनकी जो पतली पतली दीवार है, उनसे जो कि कोशिका द्रव है या जो प्लाज्मा पदार्थ हैं, वो उनसे छनकर बाहर आ जाता है, जो कि कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है। तो ऐसे पदार्थों को हम लसिका कहते हैं। अगर हम लसिका के कलर की बात करें, लसिका रंगहीन होता है, लसिका का कोई रंग नहीं होता है। और लसिका के अंदर जो प्रोटीन है वो अल्प मात्रा में पाई जाती है। लसिका किसका परिवहन करता है? लसिका के अंदर, जैसे हमने भोजन के अंदर भोजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा भोजन के परिवहन करता है। उसी प्रकार लसिका किसका परिवहन करता है? वसा का परिवहन। तो हमारे जो भोजन के अंदर वसा होती है, उसका परिवहन कौन करता है? ये हमारा लसिका करता है। अब हम देखते हैं रक्तदाब। रक्तदाब क्या है? जैसे ही हमारा हृदय का जो कौन सा भाग, ये वाला बायां नीले, क्या करता है? पंपित करता है ताकि रक्त पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाए, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाए। वो पंपित करता है तो किसके अंदर करता है?
धमनी में। किसके अंदर करता है? धमनी में। तो इसे पंपित करते समय इसे धमनी के अंदर जो रक्त बहता है तो उस रक्त के द्वारा इस धमनी के दीवारों के विरुद्ध जो एक दाब उत्पन्न होता है रक्त के द्वारा, उस दाब को हम कहते हैं रक्त दाब। और ये रक्त दाब धमनियों के अंदर ज़्यादा होता है जबकि शिराओं के अंदर ये रक्त दाब कम होता है। अब धमनियों के अंदर ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि धमनी की अगर हम बात करें तो धमनी की साइज है वो इतनी छोटी होती है, नलियाँ पतली होती हैं, जबकि शिराओं की जो नलियाँ होती है थोड़ी क्या होती है, चौड़ी होती है। तो धमनियों की नलियों की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम होती है, जबकि शिराओं की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब धमनियों के अंदर रक्त दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि रक्त को सारे शरीर के अंगों व ऊतकों तक पहुंचाने का काम कौन सी नलियाँ करती हैं, कौन सी वाहिकाएं करती हैं, धमनी करती हैं। अब धमनी को सारी कोशिकाओं तक, अंगों तक रक्त पहुंचाना होता है, तो रुधिर जब पंप करेगा तो उसको वो अधिक जोर से पंप करेगा ताकि रुधिर जो सारी धमनिकाओं से होता हुआ सभी अंगों व ऊतकों तक पहुँच जाए। और साथ में क्या, इस दीवार ये जो चौड़ाई है उसकी भी क्या होती है, कम होती है धमनी की, ताकि जाए ब्लड रक्त दाब क्या हो रहे, ज़्यादा रहे। और रक्त दाब ज़्यादा रहेगा तो उस प्रेशर से सभी कोशिकाओं तक और सभी अंगों तक रक्त क्या जाए, पहुंच जाए। इसके कारण इसकी दीवार क्या होती है, एक तो इसकी दीवार होती है वो मोटी होती है, क्या होती है, मोटी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा आएगा तो ये दीवार फट सकती है। इसके कारण शिराओं की अपेक्षा धमनियों की दीवार हमेशा क्या होती है, मोटी होती है। और चौड़े की बात करें तो ये चौड़ी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर बना रहे ताकि शरीर के सभी अंगों तक, ऊतकों तक रक्त पहुँच जाए। इसी के तुलना में शिराओं की जो दीवार, इसकी मोटाई की बात करें तो वो चौड़ी होती है, थोड़ी नली क्या होती है, चौड़ी होती है, जबकि इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता। वे आराम से रक्त को अपने हृदय के दाएं आलिंद तक पहुंचाने का काम करती है। तो धमनी क्या करती हैं, हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। शिराएं क्या करती हैं, शरीर के सभी अंगों से रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। मतलब धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं रक्त को हृदय के पास लाती हैं। अगर हम शिराओं की बात करें तो शिराओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। कैसे कोष्ठक पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब जैसे ही शिराओं से रक्त क्या होगा, ऐसे ही ऊपर जाएगा तो रक्त ऐसे ऐसे जाएगा, कोष्ठकों के अंदर क्या हो जाएगा, बंद। अब ये रक्त वापस उल्टी दिशाओं के अंदर नहीं आ सकता, ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार पूरी शिरा के अंदर इस प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं और रक्त को हृदय के दाएं आलिंद तक पहुंचा देता है। तो ये वॉल्व क्या करते हैं, रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। तो सभी को पता चला रक्त दाब किसे कहते हैं, रक्त के द्वारा धमनियों के दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उस दाब को बोलते हैं रक्त दाब। अब रक्त दाब जैसे ही हमारा हृदय का कौन सा बायां निलय हृदय को पंप करेगा, मतलब हृदय क्या होगा, संकुचित होगा, तो इस दाब को हम बोलते हैं संकुचित दाब। और जैसे ही हमारा हृदय का निलय बायां निलय क्या होगा, शीतलित होगा, उस समय जो दाब उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं शीतलन दाब। तो संकुचित दाब हमारे रक्त के शिराओं के अंदर या धमनियों के अंदर 120 mm पारा होता है। वहीं शीतलन दाब 80 mm पारा होता है। तो हमारी धमनियों के अंदर जब हमारा हृदय का बायां निलय हृदय के रक्त को पंप करता है तो उस समय जो दाब उत्पन्न होता है वो अधिक होता है। तो उस समय धमनी की दीवार के विरुद्ध रक्त ने जो दाब लगाया है वो कितना होता है, 120 mm पारा होता है। वहीं उसी समय अगर हमारा बायां निलय शीतलित हो जाए तब उस समय जो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वह दाब होता है 80 mm पारा होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं के अंदर दाब होता है जो 120 mm से 180 mm पारा होता है। इसके अंदर हमने दो तरह के दाब पढ़े थे, एक जो कि संकुचन रक्त दाब, तो ये संकुचन रक्त दाब होता है 120,
और शीतलन रक्तदाब, शीतलन रक्तदाब जो कि कितना होता है 80 mm पारा होता है। इसी के साथ ये हमारा रक्त वाला यहाँ पर टॉपिक लगभग सारा पूरा होता है। ये सारा टॉपिक हमारे क्लास 10वीं के पार्ट 6 जैव प्रक्रम के आधारित है, एनसीईआरटी बेस पे है। तो 10वीं का क्लास के लिए तो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, हम 10वीं क्लास के लिए ही पढ़ा रहे हैं। साथ में उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जिनके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। इसी के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पादपों के अंदर परिवहन। तो पादपों के अंदर किस प्रकार पदार्थों का परिवहन होता है। जिस प्रकार हमारे अंदर परिवहन रक्त के अंदर भोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का या अन्य वर्ज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं उनका परिवहन होता है, उसी प्रकार पादपों के अंदर भी कुछ इस प्रकार से पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है, परिवहन होता है। उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप जरूर देखना। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें इस बात की बहुत खुशी मिलती है और हमें और वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। इसी के साथ जय हिंद।